अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे? ठीक है। जी डियर स्टूडेंट, हमने कल इनफॉर्मल रिपोर्ट पे इसको ड्रॉप किया था जो लेक्चर था, तो इंशाल्लाह आज वहीं से शुरू करेंगे। और डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन जो है वो आपको भी विजिबल हो जाती है। जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके। अच्छा, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। असल में तो जिस तरह से मैंने तो लैपटॉप से मैं क्लास ले रहा हूँ अपने से। बात यह है कि बाज़ का स्क्रीन हो जाती है इस तरह से रिस्पेक्टेड। तो अगर कोई मुनासिब समझे तो वो बुक को भी खोल सकता है ताकि उसके लिए मज़ीद ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, इर्रेलेवेंट टॉक करने से बंद करें, इर्रेलेवेंट टॉक करना बंद कर दें। बाकी आप लोग बेहतर समझते हो कि आप लोगों ने क्या करना है। जो आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी तो गुज़ारिश ही होगी आपसे, कोशिश किया करें कि इर्रेलेवेंट टॉक ना किया करें। हमारे पास गपशप लगाने के और बेशुमार मेथड्स होते हैं, लेकिन इसमें तो आप लोगों को हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि चुप करके सुन लें। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो लेक्चर है मतलब आपके सुनने से कुछ पॉइंट्स आपके हल हो जाएँ। बाकी कोई भी जो शख्स है वो एग्ज़ैक्ट और परफेक्ट तो कोई नहीं होता। वो एक कोशिश होती है नाकाम सी, जिसको एक जो टीचर होता है, ट्यूटर होता है, वो करता है। और मैं भी इसी तरह से ही उसको उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ। जी। अ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़रूर, बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा मसरूफ़ था, अब इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली आज का आपका टॉपिक जो है वो क्या है। तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑनरेबल स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है इनफॉर्मल रिपोर्ट से ऑनवर्ड चलेगा। और आप लोग कुछ अगर इनपुट देना चाहें तो यू वेलकम, आप इनपुट दे सकते हैं और आपकी इस इनपुट को जो है वो कदर की निगाह से देखा जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, सॉरी आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, माजरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमने कल जो है वो टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था वहीं से उसको शुरू करने की कोशिश करते हैं ताकि आप को इस चीज़ की समझ आ सके। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ इंफॉर्मल रिपोर्ट की बात करें तो हमने देखा कि इसमें IMR RD रिपोर्ट है, उसके बाद ब्रीफ एनालिटिकल रिपोर्ट है और प्रोग्रेस रिपोर्ट है। देखें, IMR डी रिपोर्ट की बात करें तो ये इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन। This type of report is written on the finding of the laboratory, like research laboratory, and data collected through a questionnaire. It informs reader about new knowledge or knowledge in a bigger context. ये बेसिकली अगर इसको हम बात करें तो बिल्कुल आसान सी उसने बात की है और आसान फहम गुफ्तगू है उसकी। किस तरह से है कि IMRD जो रिपोर्ट है उसमें आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, आपकी जो डिस्कशन है वो किस लेवल की है, आपने इंट्रो क्या दिया है, और उसके बाद डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने डिस्कशन क्या की है। ये जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर फॉल कर रही हैं। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना? तो ये IMRD रिपोर्ट है जिसमें हम इस चीज को देखते हैं। अब इसमें
स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आपके, रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी हो सकती है, और डिलिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ द स्टडी हो सकता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। वर्कशीट फॉर द आईएमडी रिपोर्ट की बात करें तो अभी हमने बात की भी है इसके बारे में कि जो आईएमआरडी रिपोर्ट है उसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मद्देनजर रखकर रिपोर्ट को लिखना होता है। मतलब आप इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप इंट्रोडक्शन को लिखेंगे और गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को आप रिपोर्ट में के अंदर मेंशन करेंगे कि आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बयान करेंगे, टेल देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ योर एक्शंस की बात करेंगे, टॉक टू द कंसर्न एम्प्लॉइज हु विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट उसकी बात करेंगे, ऑडियंस कौन है, आप हाउ विल द ऑडियंस यूज योर रिपोर्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। ब्रीफ एनालिटिकल रिपोर्ट की अगर बात करें तो ओवरव्यू इसका अगर मैं आपको दूं तो ऐसी रिपोर्ट जो होती है ये कॉमनली बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर बनाई जाती है। राइटर आर गिवन एन इश्यूज व्हिच दे व्यू टू फाइंड आउट and reveal important factors about the issues. So relevant conclusions are given at the result of the analytical of the factors identified. This type of the report also begin with the introduction. ये रिपोर्ट भी जो है वो तारुफ से, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड से, फाइंडिंग से, एनालिसिस ऑफ द वेरियस फैक्टर्स से स्टार्ट होती है। कंक्लूजन जो होता है इसका इज रिटन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय द implementation in an organization. प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो नाम से ही वाज़ह है कि क्या इंप्रूवमेंट हुई, क्या तरक्की हुई, किस लेवल की हुई, उसके अंदर पोटेंशियल क्या था, मैनेजमेंट में क्या किया, किस तरह से उसको जो है वो लेके चले, कौन सी प्रॉब्लम किस जगह पे फेस आई और कैसे उसको सॉल्व किया गया, कैसे उसको एक्सटेंड किया गया, कंप्लीट कैसे किया गया, स्कोप क्या था उस काम का, स्पीड क्या थी उस काम की, कितने दौरानिये के अंदर उस जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और कंप्लीशन पे क्या कॉजेज और इफेक्ट उस पे आए। ये सारी चीजें हैं। वालेकुम सलाम जी। आउटलाइन फॉर रिपोर्ट्स की बात करें तो कॉमन फॉर द पीपल टू राइट रिपोर्ट विदाउट क्रिएटिंग एन आउटलाइंस फर्स्ट। It might be true, however, a good report always need an outline because it facilitates one to organize thoughts and facts on the paper. Dear and respected student, आपको इस बात का बखूबी इल्म है। आउटलाइंस की बात करें तो आउटलाइन आपकी रिपोर्ट के जो उसका क्रक्स होता है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देती है। मिसाल इसकी अगर मैं दूं तो जो नैरेटिव ऐसे लिखते हैं, कोई भी अगर आप किसी भी टॉपिक पे मजमून लिख रहे हैं, लाइक ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे वो बीएससी का लेवल है, चाहे वो एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स का लेवल है, तो उसमें आपके सवाल की समझ नहीं आई। डियर, ये सिनॉप्सिस और आउटलाइन में तो बड़ा फर्क होता है। सिनॉप्सिस जो होते हैं वो बेसिकली ब्रीफ समरी और जनरल सर्वे ऑफ समथिंग होता है, जबकि जो आउटलाइन होती है वो तो आपको रास्ता दिखाती है कि आपने इस पर चल के जो है वो काम को मुकम्मल करना है। शायद आप मेरी बात को फॉलो कर गए हैं। तो हमेशा टॉपिक आउटलाइंस की बात करें तो इंट्रोडक्शन है, प्लेस ऑफ बर्थ है, मीन ग्रेजुएशन कहाँ से की, अचीवमेंट आपकी क्या है,
करंटली सर्विंग आप कहाँ पे कर रहे हैं और कंक्लूजन है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट ब्रीफ, उसके बाद रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो ये चीज बड़ी अहम है, इसको जरा देखें, इसको जरा फॉलो करते हैं। कैसे है ये देखें जरा। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज रिटन ऑन अ प्रेजेंट position based on the credible criteria and facts. जी डियर स्टूडेंट, तो रिकमेंडेशन जो होती है हेल्प करती है आप रीडर को उसकी पोटेंशियल एक्सेप्टेंस और सजेशंस को मद्देनजर रखने में। तो प्रोवाइड मेक सर्टेन इंपॉर्टेंट decisions and initiate a work or a project. For example, recommendations are given to choose machines A or B, or whether to make a part or buy it, etc. स्क्रीन मेरी तरफ से क्लियर है जी, अगर आपको किसी को नजर नहीं आ रही तो वो रिफ्रेश कर ले पेज को। कंसीडर द ऑडियंस, ऑडियंस को कंसीडर करें। आपने क्राइटेरिया कौन सा चूज करना है उसको फॉलो किया जाए। उस क्राइटेरिया के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं उसको जरूर मुलहूज़े खातर रखा जाए। First is the name of the criteria, second is the standard of the criteria, and the third is the rank of criteria. The name of criteria, for example, cost, and the standard of the criteria is the limit of cost, and other and etc. जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके है। फिर ये देखा जाता है कि क्राइटेरिया कौन सा आपने अप्लाई करना है। यूजिंग विजुअल एड्स आप इस्तेमाल करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट को, फिजिबिलिटी बनाते हैं आप, उसमें आप कंसीडर करते हैं ऑडियंस आपकी कौन सी होगी, आप क्राइटेरिया कौन सा डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, फ्रेमवर्क कौन सा होगा। मेरी तरफ से स्क्रीन क्लियर है रिस्पेक्टेड मैम? मेरी तरफ से स्क्रीन जो है वो ओके है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जी डियर स्टूडेंट्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं। अजमत साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से पेज पे रीडिंग कर रहा हूं या मैं किस पेज पे हूं। असल बात है आपको जो मटेरियल है वो सुनाई दे रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो क्लियर है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि स्क्रीन विजिबल हो जाती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। और इसमें यह भी देखा जाता है कि बाज़ स्टूडेंट जो होते हैं उन्होंने खुद से अलहदा से बुक खोली होती है, उसको भी वो फॉलो कर रहे होते हैं। असल मकसद है कि अगर समझ आ रही है तो मेरा ख्याल है कि दिस वन इज एनफ।
देखिए मेरी बात सुने, ये कोई इशू नहीं है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे सवाल एक और भी उठता है कि इस बुक के पेज हैं तकरीबन 264। आप मुझे ये बताएं कि उसको 6 दिन में मैंने कवर करना है, तो साफ जाहिर है फिर मैंने उसको ओवरव्यू करते जाना है, तो मैं तो आगे आगे चलता जाऊंगा ना। क्या ख्याल है? आप लोग अपनी सेल फोन के ऊपर भी जो है वो उसको खोल सकते हो बुक को, और आपकी वर्कशॉप एक साइट पे चल रही होती है सेल फोन के ऊपर, और जिन भी स्टूडेंट को ये दुश्वारी पेश आ रही है तो काइंडली उनसे गुजारिश है कि वो उस बुक को खोल लें। क्या ख्याल है? तो मकसद तो सुनना है ना, तो आप उसको सुने प्लीज। बिल्कुल ऐसे ही है, बुक जो है वो सॉफ्ट के अंदर मौजूद है। जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करें, फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है इज रिटन टू डिटरमाइन whether a project is worth undertaking or not. The project can be on anything, for example, deciding about golf course at specific site. It may be started a capital campaign drive, or maybe decided about the installation of the mailing machines, etc. प्लानिंग की बात करें, अच्छा चले कोई इशू नहीं है, आप सुन लें काइंडली, कोई मसला नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे भी समझने की कोशिश करें कि इसके यूनिट जो हैं वो 9 हैं, लेकिन इसके पेजेस बहुत ज्यादा हैं जो बुक मैं आपको रिव्यू देना चाह रहा हूँ। तो सावधान है, मैंने उसको जो है वो गो थ्रू करते जाना है, तो इस चीज को आप लोग टैकल कर लें, समझ लें, बस रिक्वेस्ट है। प्लानिंग ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो कंसीडर द ऑडियंस, determine the criteria, determine the standard and structure according to the criteria. फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर इस चीज को जरूर देखा जाता है। बुक ओपन करने से कभी भी क्लास डिस्कनेक्ट नहीं होती, ये बात क्लियर कट है। राइटिंग ए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हम फॉर्मेट चूज करते हैं कि उसकी लेंथ क्या होगी, फॉर्मेट क्या होगा, पेज कौन सा इस्तेमाल करेंगे, उस पे हम किस चीज को बयान करने की कोशिश करेंगे, क्या बिब्लियोग्राफी होगी, इंडेक्स होगा, अपेंडिक्स होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। राइटिंग द इंट्रोडक्शन एंड बॉडी, उसके बाद है इसका, इसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आप बैकग्राउंड लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, रिकमेंडेशन लिखेंगे। तो ये आपके जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसके अंदर राइटिंग द इंट्रोडक्शन एंड बॉडी। वर्कशीट फॉर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें a list of topic and keywords should be written, a list of methods of finding about already written topic should be made, talk to those concerned employees who will be involved in that project, also write the proposed cost of the project, etc. User manual है, dear and respected student, user manual are the written instructions, description and illustration that tell about the machines, are about object to guide reader about their formation, etc. प्लानिंग मैनुअल्स हैं, इसमें आप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आपका पर्पस क्या है, ऑडियंस कौन सी है, शेड्यूल क्या है, सीक्वेंस क्या होगा, एनालाइज द पार्ट्स एंड स्टेप्स एंड फॉर्मेट द पेजेस एंड सिलेक्ट विजुअल एड्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब अगर इसको सीक्वेंस की बात की जाए तो हाउ टू असेंबल
how to start, how to stop, how to load, how it produce and end products, how each part contribute to produce the end products, how to adjust part for effective performance and how to change it to perform slightly different tasks, etc. Analyze the parts and steps, format the page and select visual aids, writing the manuals, description of the parts and introduction to all the sequence also part of this report. वर्कशीट फॉर प्रिपेयरिंग अ मैनुअल की बात करें तो इसमें लॉट ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल हैं कि जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी मैनुअल को, किसी भी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं. Dear and respected student, this one is your unit number 2. यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं. प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन. 2-4 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ. वालेकुम सलाम. आप में से कोई इनपुट देना चाहे द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में तो जरूर पुट करें. जी डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन एक स्टूडेंट ने ऊपर शेयर किया है, बिल्कुल दुरुस्त है और आप काफी पार्टिसिपेट करते हैं. आपकी पार्टिसिपेशन बड़ी अच्छी लगती है. तो प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तीसरा जो आपका यूनिट है, तो इसके अंदर बड़ी अहम चीज जो आपको एक आपके सामने चार्ट शो हो जाता है स्क्रीन पे, इससे आपको जजमेंट हो जाएगी. जी, टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें, इस प्रोसेस की बात करें तो जो राइटर होता है वो सैचुएट करता है अपने आप को, डिटरमाइन करवाता है वो इस बात को, knowledge of the topic and goal for the reader. Writer should also consider ethical, legal and global issues, if any. The writer should also consider content strategy for the writer, and the physical appearance of the document should be focus of the writer. So in the communication process, the person on the other side of the fence is the reader. From one side is the writer and from other side is the reader. So the writer should know about him or herself and then design the document. Moreover, it should also be notice how and what kind of vocabulary required and what type of sentence structure would be more appropriate for the existing situation. सादा अल्फाज के अंदर अगर हम बात करें
तो बात यह है कि कम्युनिकेशन करने वाला, मैसेज भेजने वाला अगर कम्युनिकेशन साइकिल को अप्लाई करवाता है अपने आप पे, तो वो जानता है कि उसने किसको क्या मैसेज देना है। साफ जाहिर है, जिस तरह का सेंडर होगा वैसा ही रिसीवर होगा, और फिर आपको वैसा ही फीडबैक नजर आएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हमें इस चीज को जरूर मद्देनजर रखना पड़ता है जब हम कोई पैगाम बनाते हैं कि आपकी ऑडियंस क्या है, कौन है, आपके डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या है, और हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द होल प्रोसेस, आपको इसके लिए वक्त कितना लगा है। सैचुरेट योर डॉक्यूमेंट, व्हाट इज योर गोल, हाउ मच प्रोजेक्ट नॉलेज डू यू हैव, is there any model to help you focus your thinking, are global issues involved, are legal or ethical issues involved। ये आपकी कम्युनिकेशन का हिस्सा होती हैं चीजें। क्रिएट ऑडियंस प्रोफाइल, आप ऑडियंस की प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते हुए जो स्पीकर है, जो राइटर है, वो ऑडियंस को हमेशा मद्देनजर रखता है, वो अपने जेहन में रखता है उसकी प्रोफाइल बनाते हुए। इट मीन्स कह लें कि उसकी इमेज बनाते हुए उसके जेहन में होता है, उसकी गुफ्तगू से उसको अंदाजा हो जाता है कि ये जो अगला बंदा है किस कैपेबिलिटी का और किस एबिलिटी का, किस कैपेसिटी का मालिक है, कितनी इसके अंदर जो है वो जहानत है, क्या ये इंटेलेक्चुअल इसका लेवल है, स्कोप क्या इसका, और ये किस हद तक जो चीज है उसको इसकी गिरफ्त इसके अंदर है। क्रिएट डॉक्यूमेंट प्लान, डॉक्यूमेंट बनाने से पहले जो टेक्निकल राइटर होता है वो प्लान करता है प्रॉपरली ताकि वो कंफर्टेबल रखे उसको। तो हम कह सकते हैं कि राइटर नाउ द कंटेंट टू इनकॉर्पोरेट इन द मैसेज, द टॉपिक इज वेरी क्लियर टू द राइटर, जिस भी टॉपिक को उसने बयान करना है वो उसको क्लियर होता है, वो उससे फेमिलियर होता है, फिर वो अच्छे तरीके से उसको बयान कर सकता है। डिजाइन योर इंफॉर्मेशन, instead of choosing to plan the whole information, the writer should plan to organize the information within the organization, कि कहां पे कौन सा लफ्ज, कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है ताकि ऑडियंस है, रीडर है, वो इस मैसेज को समझ जाए और उसको इंटरप्रेट भी कर सके। ड्राफ्टिंग है, टेस्टिंग है, फिनिशिंग है, ये कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जी डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? डिजाइन योर टेम्पल, जिन्होंने MS वर्ड किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये चीज मौजूद है। डिजाइन योर टेम्पलेट, आप बहुत एक्टिव हैं जी, आपका शुक्रिया, आप काफी अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, गुफ्तगू आपकी अच्छी है और काबिल सताइश है आप। एवरी राइटिंग generally has its temple. Sometimes the writer is aware of the temple of the company and sometimes have to find the template from the company's website or request। अच्छा, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं आपको पता होता है कि आपने कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना है,
कौन सी फाइल को कहां पे आपने तैयार करना है, वर्ड के अंदर करना है, एक्सेल के अंदर करना है या पावर पॉइंट पे करना है। तो ये जो बनाने वाला होता है उसको पता होता है। सो क्रिएट प्रोडक्शन शेड्यूल। Every type of communication has its production requirement. Writer develop a chronological list of the activities and follow the list. This is not merely a routine list. It is very important and needs serious attention and consideration. So some documents are lengthy and some are very detailed, while others are short, and it is the writer who can decide and finalize the better schedule. This one is totally depend on the writer and the speaker कि उसने किस चीज को कहां पे किस तरह से अप्लाई करवाना है। जैसे हम टीचर्स की बात करें तो जब वो क्लास को पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्होंने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है जिससे स्टूडेंट लेक्चर के अंदर इन्वॉल्व रहे। ड्राफ्ट एंड फाइनलाइज योर डॉक्यूमेंट, रिसर्च टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन, डिजाइन योर इंफॉर्मेशन टू हेल्प योर रीडर। आप ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो आपके रीडर के लिए बड़ी आसानी पैदा करे और वो उसको डिजाइन कर जाए और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर मटेरियल हो, उसमें डाउट ना हो। यूज कॉन्टेक्स्ट सेटिंग इंट्रोडक्शन। Context setting introduction of the writer may help the reader to grasp the detail. The writer may assist the reader in three ways. Writer can define the term and make them easy to understand. Since the purpose of communication is not to influence the reader, showing expression of the scholarly personality, etc. जी पेज नंबर 62। एक ग्राफ आपके सामने है, एक चार्ट आपके सामने है, उसको जरा देखें। डियर स्टूडेंट, अजान सुन ले, 10 मिनट 7-10 तक पढ़ाऊंगा, फिर नमाज की ब्रेक है 10 मिनट की। तो फोकस ऑन योर लेक्चर। 5 मिनट की ब्रेक है अजान की, उसके बाद फिर कंटिन्यू करता हूं। जी डियर स्टूडेंट, तो सिचुएशन बैकग्राउंड पिक्चर्स आपके सामने है। एग्री विद यू जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फिर अगर मैं कोई बात करूंगा तो फिर नागवार गुजरेगी, तो मैं नहीं चाहता। साफ ज़ाहिर है जिसकी जितनी सोच है, अकल है, उसने वैसी ही गुफ्तगू करनी है। सो ये कौम जो है ये कभी भी
इसकी इखलाकी इस्लाह नहीं हो सकती। अगर इनकी इखलाकी इस्लाह हो सकती होती तो ये इस लेवल पे ना होते। Place important material at the top. Material is very important step and placing important material is another important task. जी, तो क्या है कि thus it is advisable for more important material to be written at the top. ये हम ये कह सकते हैं कि लीव इट जी कि गुड स्टार्ट और बेस्ट एंडिंग, ये इसका कह लें कि क्रक्स है। यूज रेपिटिशन एंड सीक्वेंसिंग। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, मेरे पास अथॉरिटी है, आई हैव दिस अथॉरिटी टू रिमूव फ्रॉम द वर्कशॉप, ये ज़हन में रखिएगा। वो अगर दोबारा ज्वाइन करेगा तो फिर आप इमेजिन करें कि उसको मैं फिर रिमूव कर सकता हूं। आप लोगों को इस बात का शायद अंदाजा नहीं है। तो एक अच्छे और वेल एजुकेटेड होने का मुजाहरा करें और ये बार बार ग्रुप का जो मैसेज है बीच में ना करें कि ज्वाइन करें ज्वाइन करें। Repetition of the words and expression in any written or oral communication is never suggested, but here repetition means keyword or phrases from the preview list. The second term used in this heading is sequence. Use coordinate structure. This one is not suitable for us. For understanding the structure of the document is very essential for the reader, because once he or she has followed the logic in the structure. So स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हम तरतीब देख सकते हैं, तंजीम देख सकते हैं। आपने कोई भी चीज जो एक्सप्लेन करनी है उसमें इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, कंक्लूजन है, एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, इलस्ट्रेशंस है। एडिटिंग की बात करें तो जो एडिटिंग है वो बहुत अहम है। आप एक चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। एडिटिंग का मतलब यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। So editing means developing the consistent and accurate text. So it is a process of correction. Editing का जो process है ये correction का, concentration का, organization का, adjustment का process है, जिसमें हम think करते हैं, write करते हैं और कहीं पे अगर कोई गलती होती है तो वहां पे edit करते हैं ताकि उस मटेरियल को पॉलिश किया जा सके। इसमें स्टाइल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल, डिजाइन, इंफॉर्मेशन डिजाइन है, पेज डिजाइन है, विजुअल डिजाइन है, नेविगेशन डिजाइन है, इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। आपके सामने एक और एक एग्जांपल आपको शो करता हूं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। एक टेक्निकल रिपोर्ट है, उसको जरा आप रीड करें, आपको समझ आ जाएगी इस चीज की।
अब 10 मिनट की मजीद ब्रेक ले लें। जी डियर स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन का जो अमल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें देखा जाता है कि जब आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको रिवाइज किया जाता है ताकि उसके अंदर जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे किस जगह पे आप नेविगेट करते हैं उसको करेक्ट करते हैं। फिर आप तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए बिफोर प्रिंटिंग, बिफोर फाइनलाइजिंग आप रिव्यू या उसका रिवीजन जरूर करते हैं ताकि बाद में आपको किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन का सामना ना करना पड़े। वर्कशीट शीट को जब एडिट करते हैं तो आप उसमें हेड फॉर्मेट को देखते हैं, हेडिंग्स को देखते हैं, रेफरेंसेस को, स्पेलिंग्स को, यस यस प्रूफ रीडिंग, स्पेलिंग्स को, ग्रामर्स को, कंसिस्टेंट वर्ड्स को यूज करते हैं आप। तो इस तरह से आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि आप स्पेल चेक कर लेते हैं, अपने ऑटो करेक्शन का भी ऑप्शन आप एमएस वर्ड के अंदर यूज कर लेते हैं। और उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ग्रामेटिकल गलती है, कहाँ पे एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं। राइटिंग प्रपोजल्स की बात करें तो प्रपोजल जो होती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रपोजिंग अ सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एविडेंस, इंप्लीमेंटिंग रिपोर्ट, अचीव द गोल्स एटसेट्रा। तो ये जो स्टेज होती है इसमें आप देखते हैं कि अपनी प्रपोजल को प्लान कैसे करते हैं। आप डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ये बात जरूर आप फॉलो करते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, किस तरह की है। आप इश्यूज को डिफाइन करते हो, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज अप्लाई की जाए, ना की जाए, क्यों की जाए, इश्यूज कहाँ पे हैं, रीजंस क्या है इसकी। फिर आप सॉल्यूशन को डिफाइन करते हो। एलिमेंट्स को आप जब आप कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए आप स्टाइल ऐसा अडॉप्ट करते हो जिसमें आपका जो अंदाज होता है वो कन्विंसिंग होता है, वो परसुएसिव होता है, ताकि आप सुनने वालों को, पढ़ने वालों को अपनी तरफ माइल और कायल कर सकें। ये इसमें आप रेक्टिफाई करते हैं अपने आप को कि जो चीज है वो पढ़ने वाले तक, सुनने वाले तक बिल्कुल एग्जैक्ट जाए। इसके अंदर आप फिर ये भी चीज देखते हैं, जैसे हम आउटलाइंस बना लेते हैं तो इस तरह से हमारे लिए आसानी हो जाती है अपने थॉट्स को जाहिर करने के लिए। एक्सटर्नल प्रपोजल है तो एक्सटर्नल प्रपोजल जो होती है ये जो है बाय स्टेट और लोकल गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रहते हुए आप इसको लिखते हैं, और आप पे डिपेंड करता है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि आपने किस इशू को उजागर किया है। आपकी रिपोर्ट जो है उसकी रेंज 4 से 5 पेजेस की भी हो सकती है, वो 100 पेजेस से ज्यादा भी हो सकती है। तो इस लिहाज से आप ऑडियंस को जरूर मद्देनजर रखते हैं। ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए फिर आप रिपोर्ट को कंपाइल करते हैं। जब आप एक्सटर्नल रिपोर्ट को बनाते हैं तो आप कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हैं। उसके पार्ट्स होते हैं प्रपोजल्स के, एग्जेक्टिव समरी, टेक्निकल, मैनेजरियल और फाइनेंशियल सिलेक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो जरूर फॉल कर रही होती हैं। तो राइटिंग एन एग्जेक्टिव समरी, राइटिंग द टेक्निकल सिलेक्शन, राइटिंग द मैनेजमेंट सिलेक्शन, वेटिंग फॉर द फाइनेंशियल सेक्शंस एटसेट्रा, इन चीजों को आप जरूर फॉलो करते हैं। इंटरनल रिपोर्ट की अगर हम बात करें रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स,
तो उसमें आप किस तरह की रिपोर्ट जो है वो उसको फॉलो करते हैं, कैसी रिपोर्ट आप बनाते हैं, दिस वन इज टोटली डिपेंड ऑन लाइक दिस। आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रही है रिपोर्ट। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इंटरनल प्रपोजल की बात करें तो प्रपोजल दैट स्टाफ मेंबर्स एंड कंसल्टेंट सबमिट टू योर कंपनी प्रोवाइड लाइफ ब्लड whether you are run a for profit business or not. The main category of the proposal include solicited, unsolicited, formal or informal, internal or external. इन चीजों को आप देखते हैं, फिर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी आप फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें भी इसके अंदर फॉल करती हैं। हु शुड राइट एन इंटरनल रिपोर्ट, कौन लिख सकता है? तो ये इंटरनल रिपोर्ट जो होती है इसको पहले तो रिकॉग्नाइज करवाया जाता है कि कौन सा बंदा जो है किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, किस एरिया से ताल्लुक रखता है, फिर वो इसको जो है वो कंपाइल करता है। राइटिंग इफेक्टिव इंटरनल बिजनेस रिपोर्ट की बात करें तो हम सबसे पहली बात तो यह है कि एरर्स को चेक करते हैं। जैसा कि पिछले हमने जो है वो टॉपिक के अंदर देखा कि आप प्रूफ रीडिंग जरूर करते हैं ताकि आप रेक्टिफाई कर सकें, आप एरर्स को दूर कर सकें, और आपकी स्ट्रेटजी कौन सी होती है। क्या हर कोई जो शख्स होता है उसको ऑन बोर्ड लिया जाता है जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं? रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए रिवाइज जरूर किया जाता है ताकि उसको रिफाइन किया जा सके। सो नो सोल्यूशन फिट एवरी सिचुएशन। Once the new policy roll out, hold open comment session, provide suggestion box for the shy and the filter volume from those who have no hesitation or embarrassment with sharing their opinions loudly, etc. Dear and respected student, एक प्रपोजल आपके सामने जो है वो आपको नजर आती है, उसको भी जरा रिव्यू करें कि जो हम बात कर रहे हैं किस तरह से एक प्रपोजल जो है वो तैयार की जाती है। प्रपोजल है कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर द ऑफिस स्टाफ, तो लिखी किसको जा रही है, कहाँ, कौन लिख रहा है इसको, सब्जेक्ट क्या होगा, डेट क्या होगी, मकसद क्या होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, और उसका कंक्लूजन क्या होगा। फिर चेकलिस्ट भी हो सकती है इस प्रपोजल की। तो इस तरह से इसको फॉलो किया जाता है। यहां तक कोई मसला तो नहीं है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? समराइजिंग है। समराइजिंग से मुराद, सर आपने सुना नहीं है, मैं बयान कर चुका हूं कि इंटरनल रिपोर्ट क्या होती है। तो प्यारे भाई उस्मान गनी, आप अगर सुन लेते तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सन होता है मुतलका जो है डिपार्टमेंट का, वही रिपोर्ट लिखता है, वही रिव्यू करता है, रेक्टिफाई करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, फिर जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो उसको जमा करवाता है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, समराइजिंग की बात करें तो समराइजिंग गाइड्स रीडर अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिराइव फ्रॉम लार्जर रिपोर्ट्स or the article. In today's busy world, the reader do not have sufficient time to go through lengthy document. Rather, they need to get a gist of an entire long manuscript, and summarizing provides or summaries provide the facility to them
डेफिनेशन ऑफ द समरी, खुलासा बयान करना, उसको कम से कम अल्फाज के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कह लें कि गुफ्तगू जो है उसको सम अप कर देना। समरी रीस्टेट द मेन फाइंडिंग्स, methods, conclusions, and other important data found in the documents. In organization, reader to have read many type of report within an organization, and executive summary is written for the facilitation. Audience of the summaries and abstract की बात करें तो every type of communication has an intended audience, and communicator should analyze the reader. For summaries, mostly the audience is the businessman, managers, chairpersons, directors, coordinators, and other related authorities involved in this summarizing or summaries of the reports. प्लानिंग करते हैं आप किसी भी चीज को समराइज करने में, मेन पॉइंट्स को बताते हैं आप, डिटेल जो है वो जहां जिस हद तक आप डिटरमाइन कर सकते हैं वहां तक करते हैं। की स्टेटमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड, ओवरऑल पर्पस स्टेटिंग सेंटेंस शुड बी डेवलप्ड, मेन सेंटेंस शुड बी चूजन, एटसेट्रा। राइटिंग समरीज की बात करें तो देयर शुड बी सर्टेन सेक्शंस ऑफ द समरी रिपोर्ट। A long report require a preliminary section like body of the report, supplementary section. Preliminary and supplementary section are the part of the whole long report. However, the writer has to write a summary of the body of the long report. This one page should be specified the introduction, which include the background of the issues, discussion reports, purpose of the writing reports, and significance of the reports, etc. सो वर्कशीट फॉर द समरी, इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी जो हमने ऊपर बयान की हैं। अब डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, आप किस तरह से किस चीज को बयान करने की कोशिश करते हो, इसको फॉलो करने की कोशिश की जाती है। तो डेफिनेशंस प्रोवाइड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर मुख्तलिफ तस्वुरात को बयान किया जाता है, और वो मुख्तलिफ राइटर्स की डेफिनेशंस हो सकती हैं अबाउट एनी टॉपिक, अंडरस्टूड द होल फिनोमिना अंडर द कंसिडरेशन। द ट्रेडिशनल वे टू डिफाइन अ टर्म इज टू प्लेस अ टर्म in a familiar class and explain that it is different from the other members of the related class. So simple definition होनी चाहिए जिस पे हम फोकस कर सकें और फिर उसको कंपाइल कर सकें। एक्सटेंडेड डेफिनेशन होती है, फॉर्मल होती है, क्रिएटिंग इनफॉर्मल डेफिनेशंस हैं। तो इन द केस ऑफ द राइटिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टर्म्स द रीडर डू नॉट नाउ, द राइटर शुड provide informal definitions because formal definitions still have a chance to create ambiguity for the reader. इसकी सादा अगर आपको बात बताऊं तो जो फॉर्मल होती है वो ऑफिशियल होती है, और जो इनफॉर्मल होती है वो बेसिकली वो रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और उसके बाद जो आपके करीबी दोस्त या साथी होते हैं उनको, उनके लिए आप इनफॉर्मल जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डेफिनेशंस, ऑपरेशनल डेफिनेशंस एंड सिनोनिम्स। ऑपरेशनल डेफिनेशंस की बात करें तो दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन गिव्स द सेंस और मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इंस्टेड ऑफ एन concrete word for a specific time or space or place. Such definitions are mostly given by the scientists or the managers to provide measurable meanings to abstract or abstraction for the clarity. This type of definition creates a test for discriminating in one particular circumstance, etc. Synonym की बात करें तो mostly the readers are not familiar with the main topic. If it is dealt with the formally, they cannot understand the concept given. So this is why writers should give words synonym to formal term. For example, cardboard is a word for which every reader may be familiar with, but flute, corrugate is another formal word which generally people are not familiar. हम आम जिंदगी में उन अल्फाज का चुनाव करते हैं जो अभाम से पाक होते हैं, एम्बिग्विटी नहीं होती उसके अंदर, बाइसनेस नहीं होती उसके अंदर, नेगेटिविटी नहीं होती। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके हम उस चीज को बनाना चाह रहे होते हैं
और बनाकर पेश करते हैं। प्लान योर डेफिनेशंस। प्लानिंग is a highly desirable activity that should be performed before providing definition to the readers. The main purpose of every type of writing is the facilitation to the reader, so that the writing term is easily defined. It will bring a very positive effect. If not, then it can bring negative effect. The ultimate result may be loss of the money and the wastage of the time and energy and that this on this activity. So in this respect, planning is very useful activity for defining. हम कोई भी काम जब करते हैं तो सबसे पहले हम उस चीज को प्लान करते हैं, और अगर आपकी प्लानिंग हो जाए फेल, तो फिर आपका जो प्लान होता है वो टोटली फेल हो जाता है। तो शीट फॉर द डेफिनेशंस की बात करें तो नेम द ऑडियंस फॉर द डेफिनेशंस, understand their current level of knowledge about a certain object or concept, determine the goal you have for the reader, your reader in words, how they will use your definition. The writer should select a method of defining some simple, extended, informal, and formal. The formal, informal definition, the writer should choose synonym or operational definition for the clarity, ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाए और वो उसको पढ़ के इजीली जो है वो आगे मूव कर सके। जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, जो आपका यूनिट नंबर 4 है। मेरे तो ख्याल में हमें वो कल शुरू करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? आज ये वाला जो चैप्टर है, ये आज इसको मुकम्मल जरूर कर लेते हैं, जो तीसरा है। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, साफ ज़ाहिर है मैं भी एक इंसान हूं, तो गला जो है उसको भी जो है वो रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता हूं ताकि उसको थोड़ी सी रेस्ट आए, उसके बाद फिर उसको शुरू कर सकूं। और अब ये देखें कि दूसरा दिन है और हत्तुल इम्कान हमने कोशिश की है कि उसका एक अच्छा जो है वो ओवरव्यू कर सकें, और जो हम कर भी रहे हैं।
जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, डिस्क्राइबिंग है हमारे पास नेक्स्ट इसका इसी यूनिट का जो एक टॉपिक है। सर्टेन कॉन्सेप्ट्स नीड डिस्क्रिप्शन। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको तफसील की जरूरत होती है, उसको बयान करने की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो टेक्निकल राइटिंग होती है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सम टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड machines is very important. Technical writing has to describe various things to provide in depth, detail and clarity of the related term, words, phrases, statement. बात का ये होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो टेक्निकल होती हैं, तो उनको हमें बयान करने की जरूरत होती है और इजीली उन अल्फाज को, फ्रेजेस को, स्टेटमेंट को इजी टू अंडरस्टैंड बनाकर अगर पेश किया जाए तो उसके लिए वो आसानी हो जाती है। क्योंकि हमने देखना होता है कि हमने कोई भी चीज जो पेश की है उसमें पेज का साइज हमने कौन सा लिया है, उसका उसकी वेटेज क्या होगी, शेप क्या होगी, कलर क्या होगा, मटेरियल आपने कौन सा इस्तेमाल किया है, कॉस्ट उस पर कितनी आई है, फंक्शन आपने कौन सा इस्तेमाल किया है। तो planning the mechanism of the description, the basic purpose of the mechanism of the description is to create confidence in the audience that he or she is fully understand the concept given in the report or abstract. Following important things for the planning of the mechanism of the description are: number one, describe some important point of the object or concept, various key point। थैंक यू जी सो मच, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। वे आप लोगों के ताउन का भी शुक्रिया जो आप लोग बात को अंडरस्टैंड कर गए हो और जस्ट लिसन कर रहे हो। इस बात पे मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और अगर मेरी कोई बात किसी को नागवार गुजरी है तो उस पर माजरत है। वेरियस की पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट शुड बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन। The function of an object or concept should be given due attention for the description. The audience should be considered. Audience को आपने मद्देनजर जरूर रखना है। The level of prior knowledge of the audience should also be considered. The writer should select the organizational principles. तरतीब, तंजीम बहुत अच्छी होनी चाहिए जब भी आपने कोई बयान करनी है चीज। जैसे हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ के भी आए हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल आप लोगों ने जरूर करना है। आपका जी शुक्रिया। सो द राइटर शुड सिलेक्ट और चूज अप्रोप्रिएट विजुअल एड्स। He or she adopt the usual form of writing, description, etc. Dear and respected students, worksheet for the planning of the description to estimate the level of their knowledge about the concept of which this description is based and about the topic itself. The writer should set a goal for his or her audience. He or she uh, selected or should select an approach. For example, writer has to decide what he or she will write in each paragraph. Appropriate visual aids, devise a style sheet for a description of the mechanism. The writer should name each part and subparts, define each part and subpart, etc., like size, weight, method of attachment, and so forth, and indicate their functions, etc. Dear and respected students, he or she should write a description of the process, including the name of each steps, naming each sub-steps, telling its end goals, etc. डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज का जो हमारा तीसरा यूनिट था वो यहीं पे ही था। कल आपका जो चौथा यूनिट होगा वो था टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल। इसको मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा जो आपका यूनिट है, उसके अंदर किस किस चीज को जो है वो जानने की और पढ़ने की और उसका रिव्यू करने की कोशिश की।
Yes, inshallah. Unit number 4 we will start inshallah tomorrow. Of course, no doubt, इसमें कोई शक नहीं. इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूं तीसरे का. डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपको जो अभी हमने तीसरा जो यूनिट रीड किया है वो था प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन. ग्रुप मैंने तो कभी भी ज्वाइन नहीं किया और ना ही इसकी सच को जरूरत होती है. इररेलेवेंट और वर्थलेस और यूजलेस जब टॉक ग्रुप के अंदर हो रही होती है तो हम सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए हमारे पास तो इतना वक्त नहीं होता. सुबह 8 बजे से लेके रात 8, 8:30, 9 बजे तक यही काम होता है. तो टेक्स्ट या मैसेजेस किसी के देखने का इतना वक्त नहीं होता. मेरी तो आदत है कि मैं तो कोई भी ग्रुप जो होता है उसका एक सरसरी सा जायजा लेने के बाद क्लियर ऑल चैट कर देता हूं. जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे. आज जो हमने यूनिट रीड किया तो हमने उसके अंदर ओवरव्यू देखा, उसका ओवरव्यू लिया कि सेंडर कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे रिसीवर उसको जो है वो मैसेज को उस रिटर्न फॉर्म ऑफ मैसेज को वसूल करता है, फिर उस पर फीडबैक क्या देता है. फिर हमने ये देखा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्लान कैसे करते हो, सैचुएट कैसे करते हो, क्रिएट कैसे करते हो प्रोफाइल को, और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन को जो है वो आप पुट करते हो. आप टेम्पल कौन सा यूज करते हो, क्या आप बनाया बनाया टेम्पल यूज करते हैं या खुद से बनाना पसंद करते हो. ड्राफ्ट एंड फाइनलाइज योर डॉक्यूमेंटेशन को हमने देखा. उसके अंदर लॉट ऑफ टॉपिक्स को हमने देखा कि रिसर्च कैसे हो सकती है, इंफॉर्मेशन कौन सी जो है किस तरह से एक रीडर को हेल्प आउट कर सकती है. हमने कॉन्टेक्स्ट की सेटिंग देखी, फिर हमने बैकग्राउंड देखा, उसका स्ट्रक्चर चेक किया, उस मटेरियल की इंपॉर्टेंस को देखा, रेपिटेशन को देखा, सीक्वेंस को देखा, कहाँ पे हमें रेक्टिफाई, प्रूफ रीडिंग और करेक्शन करने की जरूरत है. एडिटिंग का पॉइंट आ गया हमारे पास. थिंक, राइट, एडिट एंड देन पॉलिश वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने इसको रिव्यू किया. उसमें हमने स्टाइल को देखा कि कौन सा स्टाइल जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन डिजाइन की जाए, पेज किस तरह से डिजाइन किया जाए, विजुअल डिजाइन क्या था, नेविगेशन डिजाइन क्या था. उसके अंदर फिर हमने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के मेथड्स को रिव्यू किया. उसमें हमने देखा कि हम हेडिंग की फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हमने एग्जांपल्स को, उसके बाद हेडिंग ऑफ द लिस्ट को देखा, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ को देखा, रेफरेंसेस को देखा, स्पेलिंग्स और ग्रामर को देखा, कंसिस्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल जो था उसको हमने रिव्यू किया. एडिटिंग विद द वर्ड प्रोसेसर, फिर उसके अंदर हमने स्पेल चेकर को देखा. उसके बाद ऑटो करेक्ट का ऑप्शन जो था उसको देखा हमने. ये सारी चीजें हमने रिव्यू की. प्रपोजल को फिर हमने देखा, प्रपोजल की हमने दो एग्जाम को देखा. उसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रपोजल जो थी उसके पॉइंट्स को देखा, प्रपोजल कैसे राइट की जाती है, उसको राइट करने का मकसद क्या है, प्लानिंग क्या है. उसमें हमने इश्यूज को डिफाइन किया, कौन कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ के पे कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है. एलिमेंट्स को देखा. डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उन एलिमेंट्स को हमने देखा और आउटलाइंस को देखा. एक्सटर्नल प्रपोजल आ गई, फिर
वो कितने पेजेस की हो सकती है, रेंज क्या हो सकती है, प्लान कैसे उसको किया जाता है, ऑडियंस को मस्ट कंसीडर किया जाता है, रिसर्च सिचुएशन को देखा जाता है, एक्सटर्नल प्रपोजल के अंदर हमने एग्जेक्टिव समरी कैसे राइट की जाती है, टेक्निकल सेक्शन कौन सा हो सकता है, मैनेजमेंट का सेक्शन डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट कौन सा हो सकता है, फाइनेंशियल सेक्शन कौन सा हो सकता है, कॉस्ट उस पर कितनी आई है, और इंटरनल प्रपोजल की बात हमने की। तो प्रपोजल दैट स्टाफ मेंबर एंड कंसल्टेंट सबमिट टू योर कंपनी, इसको हमने देखा। हु शुड राइट एन इंटरनल रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट को लिखता कौन है, क्या रिपोर्ट जो वो इफेक्टिव है नहीं है, इस चीज को देखा जाता है। प्रपोजल किस तरह की है, बिजनेस रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, किस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, इसको हमने रिव्यू करने की कोशिश की। क्रिएट एन एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी, गिव एवरीवन ऑन द बोर्ड, हर एक को जो है वो ऑन बोर्ड लेके आया गया, रिवाइज किया गया, रिफाइन किया गया। प्रपोजल का हमने एक सैंपल देखा, उसके ऊपर हमने देखा कि किसको लिखी जाएगी, कौन लिख रहा है, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा, पर्पस क्या होगा, प्रॉब्लम उसके अंदर क्या क्या हो सकती है, उसको हमने डिफाइन किया। सॉल्यूशंस को देखा गया, बेनिफिट्स को देखा हमने, कॉस्ट कहाँ पे हमारी बच सकती है, कंक्लूजन उसका क्या था, चेकलिस्ट उस प्रपोजल की क्या थी, ये सारी चीजें हमने फॉलो की। जी डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपको जो है वो मैंने रिव्यू भी किया है, तो आपको मजीद मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी। अभी थोड़ा रहता है, उसको अगेन बयान करता हूँ। रिपोर्ट से मुराद उसने ये कहा है कि रिपोर्ट कम से कम आपकी 4 से 5 पेजेस की होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप उसको 100 पेजेस तक जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हो। जी जी, नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ एजेंडा भी हो सकता है। देखें मेरी बात सुने, जब आप कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो उस पर साफ ज़ाहिर मैन पावर इस्तेमाल होती है, उन लोगों के माइंड्स इस्तेमाल होते हैं। तो आप ये देखें कि जब ऑडिट होता है तो जो ऑडिटर होता है वो अपनी जो फीस होती है वो उसको चार्ज करता है, चाहे वो कंटिन्यूस ऑडिट है, चाहे वो इंटरम ऑडिट है, चाहे वो जो है वो आफ्टर 6 मंथ के बाद ऑडिट किया जाता है। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इसके अंदर ये कॉस्ट से मुराद जो है आपकी लागत से मुराद ही इसको लिया जाता है कि आप साफ ज़ाहिर है एक बुक अगर प्रोड्यूस आपने करनी है, आपने कोई आर्टिकल छपवाना है, या आप खुद से उसको लिखना चाहते हैं, तो साफ ज़ाहिर है उस पर आपकी उसका उसके ऊपर आपका टाइम, आपकी एनर्जी, उसके बाद आपकी जो आपका जो पैसा है और आपका जो वक्त है, ये सारी चीजें तो लगती है ना। इसलिए मैं अक्सर कहता होता हूँ स्टडी करने के लिए डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हम ये चीज जरूर देखते हैं कि जी जी बिल्कुल, आपने मेरी बात को फॉलो कर लिया होगा उम्मीद है, क्योंकि मैं एक फर्म के अंदर एज ए अकाउंटेंट की जॉब भी करता रहा हूं, तो इस लिहाज से मुझे काफ़ी हद तक जो है वो नाउ हाउ है कि किस तरह से जो फर्म्स होती हैं उनके अंदर जो आपको पता है अकाउंटेंसी का जो एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर तमाम जो किसी भी फर्म के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं, उनकी सारी जो समरी होती है, सारी जो चीजें होती है, वो अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वो सारी चीजें रिपोर्ट हो रही होती है। तो इस लिहाज से हर चीज जो होती है उसको रिव्यू जो है वो किया जाता है। तो समराइजिंग है,
ये इससे मुराद ये है कि खुलासा किसी चीज का बयान करना, उसमें डेफिनेशन आ जाएगी, उसकी ऑडियंस को मद्देनजर रखा जाएगा, प्लान किया जाएगा कि किस तरह से आपने समराइज करना है, राइटिंग समरीज, और उसके बाद वर्कशीट फॉर द समरीज, डेफिनेशन है, डिफाइनिंग है। तो इसमें सिंपल डेफिनेशन है और एक्सटेंडेड डेफिनेशन को हमने रिपीट किया। फॉर्मल डेफिनेशन क्या हो सकती है, इनफॉर्मल डेफिनेशन क्या हो सकती है, उसके अंदर हमने दो टाइप्स को देखा। एक तो सिनोनिम को देखा, दूसरा ऑपरेशनल डेफिनेशंस को हमने रिव्यू किया। तो ये सारी चीजें के अंदर फॉल की। फिर आपने ये भी देखा कि आपने अपनी डेफिनेशंस को कैसे प्लान किया और प्लानिंग करके आपने किस तरह से रीडर जो है उनके लिए कोई चीज जो है वो वैल्यूएबल जो है वो उनको फ्राहम की। तो ये उसके बाद हमने डिस्क्राइबिंग का जो पॉइंट है उसको देखा, प्लान द मैकेनिज्म ऑफ द डिस्क्रिप्शन को देखा हमने, उसके अंदर पॉइंट्स को देखा, वर्कशीट फॉर द प्लानिंग डिस्क्रिप्शन क्या थी, इसको हमने फॉलो किया। तो ये जो था बेसिकली वो हमारा टॉपिक था जिसको हमने जो है वो काफी हद तक जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और फॉलो करने की कोशिश की। और डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमने जो यूनिट नंबर 2 था उसका कुछ हिस्सा और यूनिट नंबर 3 जो है उसको हमने आज गो थ्रू करने की कोशिश की। Dear and respected student, this one is a too much easy and understandable question. आप ये कह लेना कि सिंपल राइटिंग क्या होती है और जो आपकी टेक्निकल राइटिंग होती है वो क्या होती है, और आज का आपको लेक्चर कैसे लगा ये भी जरा जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि मोस्ट कॉमन गोल ऑफ द टेक्निकल राइटिंग is to explain how a product works to its user, whereas other type of writing seeks to entertain, to inspire thoughts, to motivate or to educate। ये इसका जो है वो जवाब है जो आप पूछना चाह रहे थे कि बेसिकली नॉर्मल राइटिंग क्या है और टेक्निकल राइटिंग क्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। फॉर्मल अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि डेप्थ इन अ क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज यूज एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड while the later is more about the prioritizing प्रैक्टिकली एंड इजी रीडेबली, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये बेसिकली एक टेक्निकल और जो नॉन टेक्निकल जो राइटिंग होती है, ये सिंपल राइटिंग होती है, वो तो एंटरटेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए होती है और इंस्पायर करने के लिए होती है। जबकि जो टेक्निकल राइटिंग होती है उसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली आपने स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो है वो सीक्वेंसिंग और डिस्क्राइबिंग, समराइजिंग, वो कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो मलहूज़े खातर रखे, तो ये सारी चीजें उसके अंदर फॉल कर रही थी। इस तरह से इन चीजों को भी जो है वो इसके अंदर देखा जाता है। एनी क्वेश्चन जी फ्रॉम दिस टॉपिक? अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाजिर हूं, और अगर नहीं है तो भी हाजिर हूं। आप लोगों की मेरे साथ क्लास जो है वो कैसी रही, किस हद तक रही, और कैसी क्लास जो है वो मेरे साथ आपकी चल रही है, तो इसके बारे में भी जरूर आप अपने व्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि आप में से मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो टीचिंग के शोबे के साथ जरूर मुंसलिक होंगे। ये टीचिंग का जो शोबा है ना, बहुत ये बंदे को बहुत थका देने वाला शोबा है। एक जो मुअल्लिमी का शोबा है, ये आप सल्लम की मिरास है, लेकिन ये बहुत मुश्किल और एक हार्ड वर्किंग वाला काम है, जिसको माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये जो चीज है ना, इसको बड़ा देखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा जी आजकल चैलेंजिंग है उस्मान, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ये है कि मैंने इस डिपार्टमेंट के अंदर लेग पुलिंग बहुत देखी है। हालांकि टीचर जो ये टीचिंग का तदरीस का जो शोबा है, बड़ा कमाल किस्म का है। बड़ा आला और अरफा किस्म का शोबा है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे मैंने अक्सर स्कूल के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जो है ना वो लेग पुलिंग और बैक बीटिंग बहुत देखी है, जो कि एक टीचर को जेब नहीं देता। और आप इमेजिन करें कि ये चीजें जो है ना इस शोबे के अंदर बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। बड़ा मुश्किल काम है जी। मैं 15 साल से इस डिपार्टमेंट से लिंक कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। एकेडमी भी मेरी है। एकेडमी लेवल के अंदर भी मैं बीएस इंग्लिश तक पढ़ाता हूँ, इंटरमीडिएट से लेके। तो आप इमेजिन करें, दिस वन इज टू मच हार्ड एंड टायरिंग वर्क। इसमें ये होता है कि शाम के बाद आपका दिल करता है कि आप सुकून के साथ सो जाएं। फिर ये है कि कलम अगर आपके पास बोर्ड मार्कर है और आप किसी जगह पे लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और आप उसमें खयानत नहीं कर रहे, तो फिर आप अपने शोबे के साथ बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। इंसान जिस्मानी तौर पे भी थक जाता है और दिमागी तौर पे भी थक जाता है। ये बड़ी एक जो है ना चीज इसमें आती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस चीज को ना हमें देखने की जरूरत होती है। आप ये देखें कि जो टीचिंग डिपार्टमेंट था, इसके अंदर पूरे पंजाब के अंदर 1,20,000 से ज्यादा सीट्स खाली थी। और आप इमेजिन करें कि एक तो शोबा जो है ये प्राइवेटाइज कर दिया गया है, और दूसरा ये है कि इस शोबे का वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये 4 माह की जो एसटीआई की सीट्स आई हैं, जिसका पोर्टल अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ, तो उसमें आप देखिएगा कि 12,500 सीट्स हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, अगर वो पढ़ लिख गए हैं तो शऊर का फुकदान है, जिसकी वजह से सियासतदान जो है वो यही चाहते हैं कि उनके डेरे और उनके हुक्के आप भरते रहें और उनके डेरे चलते रहें। तो ये यहाँ पे बहुत अहम चीज है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छा पढ़ें, अच्छी जो है वो सोच के मालिक बने, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज भी जो है वो टेक्निकल जो है ना वो